ओके जी। तो कुछ पूछना है उसमें? कंप्लीट और सफिशिएंट कल डिस्कस किया था उसमें। एक दो क्वेश्चन देख लो पीवाई की, उसका डिस्कस कर लेते हैं, करिए ओपन होगा तो। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है आपको पर्सनली, हम्म। वो बता दीजिए। हाँ जी। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैं कल भी ढूंढ रहा था, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, छोड़ो। तो बीमार रहता है लग रहा है ये। तो देखो, ये क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में तुम देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। इसमें क्या पूछा गया है? ये जो एस्टिमेशन का पीवाई क्यू असाइनमेंट है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स वाई बी द टू रैंडम वेरिएबल ऑफ डिस्क्रीट टाइप विथ रेस्पेक्टिव पीएमएफ। तो ये कुछ पीएमएफ ऐसा गिवन है, समझो। मैं ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ। तो ये है, या जैसे भी लिखना चाहो, है ना। ठीक है ना, कॉमन है पी। ये जो तो यहाँ बता रखा है, पी 0 से 1/4 के बीच है। तो बताना है कि कौन सा कंप्लीट है। क्या एक्स इज ए कंप्लीट अमॉन्ग स्टैटिस्टिक, एक्स इज कंप्लीट, वाई इज कंप्लीट। मतलब रैंडम वेरिएबल अगर कंप्लीट बोलते हैं, जैसे कि मैंने कल कंप्लीट टी के टर्म में लिखा था ना। सो टी इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, तो टी की जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसा लिखूं। या कंप्लीट रैंडम वेरिएबल, एक्स इज है ना, ये है। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज
फॉर ऑल एक्स जो इसके सपोर्ट में है ना। तो ये चीज़ है, सो यू हैव टू, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सपोर्ट ऑफ एक्स। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, सपोर्ट ऑफ एक्स में। जो भी एक्स का सपोर्ट है उसके लिए जीरो होना चाहिए। डेफिनेशन है कंप्लीट का, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट एस्टिमेटर। स्टैटिस्टिक या कंप्लीट रैंडम वेरिएबल, है ना, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स को मैं कंप्लीट बोलूंगा, या यहाँ कंप्लीट रैंडम वेरिएबल समझ सकते हो आप, कंप्लीट रैंडम वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन जो कल लिखा था हमने, तो इसे फिट करो इसको, देखो। ठीक है भाई, असाइनमेंट में देख लो, ये ग्रुप में भी भेज दो, है ना, ग्रुप में भेज सकते थे। सो यहाँ पे ये भी ग्रुप में भेज दो भाई। किसने पूछा, क्या पूछा, अनबेस्ट, ओके। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या है कि एक्स कंप्लीट है क्या, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन क्या है आपके पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स अ कंप्लीट रैंडम वेरिएबल। दूसरा क्वेश्चन है इज वाई अ कंप्लीट रैंडम वेरिएबल या कंप्लीट स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। सो टी इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल। जितने भी एस्टिमेटर मैं बोलता हूँ या स्टैटिस्टिक बोलता हूँ, इट इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल। तो स्टैटिस्टिक भी एक रैंडम वेरिएबल है, एस्टिमेटर भी एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक। तो आपको ये चेक करना है, इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या होगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। तो एक्स तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या होगा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स आप निकालेंगे तो यहाँ से आएगा समेसन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू सपोर्ट में क्या है, 0 1 2, तीन वैल्यू एक्स के सपोर्ट में, बाकी अदरवाइज जीरो होता है। तो है ना, सम वन होगा, चेक कर लो, इसका सम वन हो रहा है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 से 2, इसको जरा ओपन करो। 4p इंटू 1 माइनस 4p, हाँ 4p इंटू 1 माइनस 4p, कहाँ पे, मीन यहाँ पे। मीन मीन अच्छा आंसर बता रहे हो, ठीक है, एक मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 0 इंटू दिस हम लोग डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं कि मतलब जी है ना, अगर ई एक्स निकालना होता है एक्स इंटू पी, तो यहाँ जी एक्स इंटू पी, तो जी एक्स जी जीरो इंटू टू पी। तो ऐसे कैसे वो आएगा ना, हमें जी एक्स का निकालना है, तो पुट करो। तो ये होगा जी जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी एट जीरो। सो प्रोबेबिलिटी एट जीरो कितना है, 2p। सो जी जीरो प्रोबेबिलिटी एट 2p प्लस जी वन प्रोबेबिलिटी एट 1। सो प्रोबेबिलिटी एट 1 भी है 2p, और प्लस जी टू प्रोबेबिलिटी एट 2 1 माइनस 4p। तो यहां से क्या होगा, जी जीरो 2p, जी वन 2p, जी टू 1 माइनस 4p। इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लो, ठीक। तो इसको अगर ठीक से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, p वाले टर्म एक साथ, है ना, जी जीरो जी वन जी टू कोई नंबर्स हैं, तो यू सिंप्लीफाई इट। तो सिंप्लीफाई करोगे देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या बचेगा, जी2 बचेगा। फिर p के कोइफिशिएंट क्या होंगे, 2 टाइम्स जी जीरो 2 टाइम्स जी वन माइनस 4 टाइम्स जी टू, और इनटू में p, ठीक है। ये अभी आपका बन के आया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज 0 फॉर ऑल p, यहाँ दे रखा है 0 से 1/4। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर देते हैं। तो ये कोई कांस्टेंट है अभी के लिए, ये कोएफिशिएंट है। हाँ 2 बार जी जीरो लिख दिया,
दो बार G0 लिख दिए, G0 दो बार लिख दिए तो G1 होगा, है ना? चेक कर लो अभी सही है। तो ये G0 यहाँ आया और ये G1 आया और ये G2 आया, सही है ना? कैलकुलेशन चेक कर लो, तुम पूरा ओपन करो, P कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है? अब सही है, हाँ। तो यहाँ से G2, अच्छा यहाँ मुझे प्रूफ क्या करना है, पहले ध्यान से देखो, मुझे प्रूफ क्या करना होता है। सो मुझे प्रूफ करना होगा x इज अ कंप्लीट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ, अगर हमने इसको 0 पुट कर दिया तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि gx इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x। x का सपोर्ट में क्या है? 0 1 2। तो मुझे दिखाना होगा G0 0 होगा, G1 भी 0 होगा, G2 भी 0 होगा। अगर तीनों को 0 दिखा दिया हमने तो हो गया प्रूफ x कंप्लीट है, ठीक है? तो यही कहता ना डेफिनेशन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x। तो यहाँ तो x के सपोर्ट में 3 ही नंबर है, 0 1 2, ये PMF है x का। तो G2 प्लस 2 टाइम्स G0 प्लस 2 टाइम G1 माइनस 4 टाइम G2। अभी आपको मैं याद दिलाऊं कि ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर पॉलिनोमियल है P में, इट इज लाइक a प्लस बी इंटू पी, ऐसा कुछ है, ये वाला टर्म है। अभी ये जो लिख रहा हूं ये है a प्लस बी इंटू पी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल p बिटवीन 0 एंड 1/4। अब तुम खुद ही मुझे सोच के बताओ कि व्हाट विल इट इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करेगा? ए और बी दोनों 0। तो हमने आपको कल भी बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर ये नॉन जीरो लीनियर इक्वेशन होगी तो इसके पास मैक्सिमम एक रियल रूट हो सकता है। जानते हैं लीनियर के पास एक रूट होगा, क्वाड्रेटिक के पास 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक के पास 3 रूट होगा, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक जो बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री वाला है तो उसका 4 रूट्स होगा अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो। लेकिन ये कह रहा है इसके पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, दिस इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो किसी लीनियर इक्वेशन के पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर मिलेगा तो इसका मतलब वो जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक? तो ये इंप्लाई करेगा दिस इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक कीजिए, है ना? क्वेश्चन ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो भाई, जो भी ग्रुप में हो तुम, सो दैट बाकी लोग देख पाएंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा p 0 से 1/4। तो इसका मतलब है कि इसको 0 होना पड़ेगा, सो दिस इम्प्लाई दिस कोएफिशिएंट हैज टू बी 0। तो यहाँ से a हैज टू बी 0 एंड b हैज टू बी 0, ये यहाँ से आएगा, a एंड b बोथ हैज टू बी 0। तो यहाँ से a की जगह ये है, b की जगह ये है, सो G2 हैज टू बी 0 एंड यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो G2 तो 0 हो गया, इसकी इक्वेशन लिख दो, ऑल्सो 0, G2 0 कर दो ऑलरेडी। तो क्या बन के आएगी? दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ G0 प्लस G1 इज 0 आएगा क्योंकि G2 तो ऑलरेडी 0 हो गया। अब क्वेश्चन ये G2 तो 0 है, क्या किसी 2 नंबर का सम 0 है तो इसकी गारंटी है कि दोनों 0 ही होगी? नो सर। यहाँ से G0 प्लस G1 0 है, G कोई भी फंक्शन है, तो क्या यहाँ से कुछ ऐसा मिलता है कि G1 भी 0 होगा, G0 भी 0 होगा? कोई गारंटी थोड़ी है। हो सकता है ये -1 हो, ये +1 हो सकता है ये -2 हो, ये +2 हो सकता है ये 3 हो, ये -3 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इट डजंट इम्प्लाई, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि G0 और G1 में भी नॉन जीरो, है ना? एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लो जहां पे वो 0 ना हो, मतलब एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लो जहां 0 पे -1 आता हो और 1 पे +1 आता हो। ऐसा बना सकते हो ना, 2 नंबर से यूज करके पॉलिनोमियल बना लो कोई ऐसा फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन हमें मिल जाएगा ना जहां पे जरूरी नहीं कि G0 0 ही हो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डेफिनेशन ये क्या कहता है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। सो ये डेफिनेशन कहता है फॉर ऑल, है ना, फॉर एनी फंक्शन g एंड फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, या फॉर ऑल थीटा, जो भी पैरामीटर होगा उसमें जो पैरामीटर इन्वॉल्व होगा। सो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, यही है।
तो कोई भी फंक्शन हर फंक्शन के लिए होने चाहिए, फॉर एनी फंक्शन। तो ऐसा तभी होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि जीरो होना ही चाहिए, जीरो होना, नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए एक्स इज नॉट कंप्लीट। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इज नॉट कंप्लीट रैंडम वेरिएबल या कंप्लीट स्टैटिस्टिक। कब होता कंप्लीट, जब ये गारंटी मिलता कि जी जीरो इज जीरो, जी वन इज जीरो, जी टू इज जीरो, तब। यहां से कोई गारंटी नहीं मिल रहा कि, है ना, तीन अननोन है मेरे पास, या समझ लो दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो डज नॉट इंप्लाई x इज एग्जैक्टली जीरो एंड y इज एक्टली जीरो। अगर अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज जीरो, देन गारंटी मिलता कि x इज जीरो एंड y इज जीरो, बट ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो x प्लस वाई जीरो है, तो मीन्स डजंट इम्प्लाई कि इंडिविजुअली जीरो होगा, दैट्स वाई। और अगर गारंटी देता कि इंडिविजुअली जीरो होगा तभी हम कंप्लीट बोल सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जी एक्स में बी नॉन जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ एक्स, इसलिए कंप्लीट नहीं है। अब सेम प्रोसेस तुम वाई के लिए करके बताओ जरा, ये देखो एक्स के लिए मैंने किया है, अब जिन लोगों को ठीक से समझ आया, जो सीखना चाहते हैं, वो लोग वाई के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करो और मुझे बताओ वाई कंप्लीट है कि नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन। सो अभी मैंने एक्स के लिए बताया आपको कि एक्स इज नॉट कंप्लीट एस्टिमेटर या नॉट कंप्लीट स्टैटिस्टिक, ठीक है, एक्स इज नॉट अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक और रैंडम वेरिएबल। नाउ यू नीड टू चेक क्या वाई कंप्लीट है इस पीएमएफ को यूज करके विद द सेम प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर है इसी प्रोसीजर को यूज करके ट्राई करके क्विकली बताओ, स्पेशली जिनका डाउट था वो चेक करके बताओ। यस है, ठीक है। तो अब तुम लोग खुद ही चेक कर लेना, यहां तुम अगर ऐसा करोगे, इफ यू पुट एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से निकल के आएगा, यहाँ y का सपोर्ट क्या है, 0 1 2, तो इसमें तुम ठीक से सिंप्लीफाई करना, तो जी जीरो भी जीरो आएगा, जी वन भी जीरो आएगा, जी टू भी जीरो आएगा, और इसीलिए जी वाई इज जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ y एंड देयरफॉर y इज कंप्लीट एस्टिमेटर। और बाकी कैलकुलेशन तुम करके देखो, और नहीं हो रहा तो बताओ कहाँ डाउट, कहाँ दिक्कत है। विद द सेम प्रोसीजर लाइक आई डिड फॉर x, आप सेम चीज करो y वेरिएबल के लिए, सिमिलर वे। ठीक है भाई, हाँ जी, किनका डाउट था, हाँ जी, नहीं, हाँ बताइए, समझ आया कि नहीं, ये कर पाओगे वाई के लिए, वाई इज कंप्लीट। ठीक है, ये तो ओपन हो नहीं रहा, इसका पता नहीं क्या दिक्कत है, तो यस सर, कंप्लीट है। तो
तो है ये PDF देखते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? अनबायस्ड, सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीट, कंसिस्टेंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी पे आते हैं। उससे पहले अभी हम आगे यूएम वी पहले डिस्कस करता हूँ, तो ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट करता हूँ। तो ठीक है, अभी डाउट कराता हूँ ना, जो भी डाउट है देखते हैं। अभी कभी क्या क्या डिस्कस किया हमने? तो अनबायस्ड, फिर कंसिस्टेंट, अभी कल डिस्कस किया, अभी सफिशिएंट एंड कंप्लीट, सफिशिएंट, कंप्लीट, ठीक है, एमएलई एमएमई एस्टिमेशन में ये वाला पार्ट डिस्कस किए हैं। उसके बाद अभी मैं डिस्कस करता हूँ यूएम वी के बजाय, चलो मैं पहले, ये है मोर इफिशिएंट या इफिशिएंट एस्टिमेटर की बात करते हैं। इफिशिएंट एस्टिमेटर ऐसे ही आगे आएगा, या रिलेटिव इफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। सो एक होगा रिलेटिवली इफिशिएंट, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी मैंने ये पार्ट्स डिफाइन किए अभी तक, ठीक है। अभी मैं ये डिफाइन करता हूँ रिलेटिव इफिशिएंसी क्या होती है। तो ठीक है, रिलेटिव इफिशिएंसी तो ऐसा है कि लेट T1 and T2 are two unbiased estimator of theta, ठीक है। मान लो T1 T2 क्या है, दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, सच दैट वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T2, देन, या मैं इक्वल लगाने के बजाय मान लो स्ट्रिक्टली लेस देन कर देता हूं। सो T1 T2 टू डिफरेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, और T1 का वेरिएंस, जैसे मान लो T1 हो सकता है x1 प्लस x2/2 है, T2 x बार है, दो अलग अलग एस्टिमेटर है, ये T1 s स्क्वायर है, T2 x बार है, इस तरह से कुछ। सो वेरिएंस ऑफ, लेकिन दोनों सेम पैरामीटर का दो अलग अलग अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है ना, सेम पैरामीटर का टू एस्टिमेटर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि सच दैट वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T2, तो बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा इफिशिएंट एस्टिमेटर होगा T1 T2 में से, विच वन इज अ बेटर एस्टिमेटर, T1 है ना। सो वो जो एस्टिमेटर कम होता है। बेटर होगा जिसका वेरिएंस कम होगा। तो हम बोलेंगे देन ये जो T1 है, T1 इज मोर इफिशिएंट या रिलेटिवली मोर इफिशिएंट, कंपैरिजन है, सो मोर इफिशिएंट देन T2, T1 is more efficient estimator than T2, ठीक है। तो T1 ज्यादा इफिशियंट है T2 से, क्योंकि उसका वेरिएंस कम है। तो जो ज्यादा है ना, जिसका वेरिएंस कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा या वो ज्यादा इफिशियंट होगा, डेफिनेशन है ये। अब एक वर्ड आता है ऑल्सो, तो हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव इफिशिएंसी। अब ऑल्सो ये फॉर्मूला है रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ T1 विथ रेस्पेक्ट टू T2।
तो पहले T1 लिखाऊं बाद में T2 लिखाऊं, ठीक है। रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ T1 विथ रेस्पेक्ट टू T2, क्या होता है इसका फॉर्मूला? सो ये आएगा वेरिएंस ऑफ T2 अपॉन वेरिएंस ऑफ T1। वेरिएंस ऑफ T2 जी अपॉन वेरिएंस ऑफ T1, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। सो जो पहले आया उसका डिनोमिनेटर में है, तो ये फॉर्मूला है। रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ T1 विथ रेस्पेक्ट टू P का डेफिनेशन है कि वेरिएंस ऑफ T2 अपॉन वेरिएंस ऑफ T1, ठीक है, यहाँ तक। सर ये जो एफिशिएंसी होती है इसमें यस और नो नहीं होता, ये सर कंपैरिजन ही होता है। क्या रहता है? जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट है या नहीं है, सफिशिएंट है नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कंपेयर होता है। यहाँ पे दो जी एस्टिमेटर हैं तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं कौन ज्यादा एफिशिएंट है, जी, पर यस और नो में इसका आंसर नहीं होता किसमें? एफिशिएंट है या नहीं है। तो उसका कोई जैसे मतलब कोई ही नहीं है। एस्टिमेटर है, अरे भाई होगा तो मैं लिखाऊंगा ना, तुम अपनी मर्जी से क्यों घुसा रहे हो कंप्लीट सफिशिएंट इसमें? डेफिनेशन में नहीं है तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी घुसाएंगे इसमें हम। सर नहीं वो नहीं कर सकते। जैसे हाँ अगर जो एफिशिएंसी होती है जो प्रॉपर्टी है, तो ये इसका आंसर मतलब सिर्फ दो एस्टिमेटर को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, इसका हाँ, आंसर यस और नो में नहीं होता। बाकी जो अनबायसनेस ये सब जो प्रॉपर्टी है इसमें बोलते हैं कि एस्टिमेटर अनबायस्ड है या तो अनबायस्ड नहीं है। तो दोनों एफिशिएंसी अनबायस्ड जो है ना। होती है सिर्फ दो एस्टिमेटर को कंपेयर करते हैं। ढंग से पढ़े क्यों नहीं? तुम पूछना क्या चाह रहे हो? दो अनबायस्ड एस्टिमेटर है और हम देख रहे हैं कि दो अनबायस्ड एस्टिमेटर में कौन सा बेटर एस्टिमेटर है, तो जिसका वेरिएंस कम है वो बेटर एस्टिमेटर है। सर हाँ, ठीक है तुम क्या पूछना चाह रहे हो? क्या अनबायस्ड कंप्लीट क्यों हम कंप्लीट सफिशिएंट यहाँ घुसाएंगे हम? यहाँ सिंपल दो एस्टिमेटर ठीक है है मेरे दो पास। क्लास में। सो मेरे पास दो एस्टिमेटर है सिंपली, और दो अनबायस्ड एस्टिमेटर, वी हैव टू अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, द वन विच हैज लेसर वेरिएंस इज मोर एफिशिएंट, सिंपल है डेफिनेशन ये। इसमें कंप्लीट सफिशिएंट कंसिस्टेंसी सफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है अभी। यहाँ सिर्फ अनबायस्ड होना चाहिए और वेरिएंस हमें चेक करना है दोनों का। जैसे अभी के लिए एग्जांपल ले लो कि लेट x1 x2 x10 be a random sample from normal, या बात करूं फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक। तो आपसे अगर पूछूं मैं, जैसे T1 है, x बार है, T2 है, तो यहाँ x बार तो पता ही है आपको क्या होगा क्योंकि सैंपल साइज 10 ले लिया ना। समेशन xi i फ्रॉम 1 to 10, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 9 90, समेशन i इंटू एक्स आई फ्रॉम 1 to 10, तो 2/90 है ना। सो 1/45। अब यहाँ ऑप्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 थीटा आएगा, दूसरा ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 थीटा आएगा, एंड T1 कन्वर्जेस क्या होगा। चलो अभी के लिए बस इतना ही जितना पूछना था वो देखो। दूसरा है यहाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि T1 इज मोर इफिशिएंट, एंड D है T2 इज मोर इफिशिएंट। सो T1 इज मोर इफिशिएंट देन T2, चेक करके बताओ क्या आंसर होगा इसका। T2 में डिनोमिनेटर में 1/45 रहेगा या 55? n इंटू एन प्लस वन ना। अच्छा एक मिनट, 55 लेना पड़ेगा ना अनबायस्ड बनाने के लिए। n इंटू एन प्लस वन, जी जी थैंक यू। हाँ तो 1/55, ठीक है। अब सो यहाँ पे 10, ठीक है, तो क्योंकि अनबायस्ड बनाना है ना। चेक कीजिए। हेलो
जी गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, आप कैसे हैं? नहीं सर, मैं रांची में रहता हूँ, रांची में हूँ सर। जी सर। जी सर। अभी तो मैंने क्लास प्लस का ऐप ले रखा है सर, ऐप पे अपलोड करके देते हैं। पहले यूट्यूब पे देते थे तो बच्चे इधर उधर कर रहे थे, तो अब ऐप पे देते हैं सर। जी सर। जी सर। नहीं नहीं, शेयर नहीं कर सकता वो, उसके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, उसको मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन कर पाएगा वो। जी सर। जी सर। जी सर। हैं? हेलो, हाँ चलो भाई, क्या आंसर है आप लोगों का? तो किसी का आंसर आया कि नहीं, देख के बताओ चारों में से क्या क्या सही है। ए बी सी। मोर देन वन करेक्ट है ना? यस सर। तो क्या क्या मिला? ए बी सही है ना? ए बी सी। हाँ, ए बी और सी, क्योंकि आप देखेंगे वेरिएंस है ना, क्या रिलेशन है, तो वेरिएंस से पता चल जाएगा आपको। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, अब ये पीवाईक्यूज देखेंगे वहां मिलेगा आपको। तो सिंपल है, पहले तो आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे T1 का, तो यहाँ से 1/10 समेशन आई फ्रॉम 1 to 10 ई ऑफ एक्स आई, है ना। तो यहाँ से 1/10 और इसको आप सिंप्लीफाई करो, ई एक्स आई थीटा है, 10 टाइम थीटा, तो ये 10 थीटा हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा। ई ऑफ जब T2 निकालोगे तो 1/55, अब ये समेशन आई फ्रॉम 1 to 10 आई इंटू ई एक्स आई, फिर से ई एक्स आई थीटा है, थीटा बाहर आ जाएगा, 1 से 10 तक का सम हो जाएगा, तो थीटा बाई 55, 1 से 10 तक का सम, तो 10 इंटू 11/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा मिलके ना, जैसे ये 5 हो जाएगा 2 से कट के, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा 55, ठीक है, तो बचा थीटा। तो इससे ये समझ आया आपको कि दोनों अनबायस एस्टिमेटर है। अब आप वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ T1, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये तो एक्स बार ही है ना, दिस इज जस्ट एक्स बार, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब है जो वेरिएंस है, तो 1/10 आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ T2 कितना आया जी, निकाला किसी ने? तो जस्ट आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाता है ये 10 इंटू 11 एन इंटू एन प्लस 1। ये सब समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? जब वेरिएंस लगाओगे, 1+1 सो एक तो वेरिएंस जब अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 1/55 का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 55 का स्क्वायर हो जाएगा, और ठीक है, तो 55 इंटू 55 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर वेरिएंस लगाया तो आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू वेरिएंस एक्स आई, तो 1 है, सो आई स्क्वायर का सम कर लो, 10 इंटू 10 एन इंटू एन प्लस 1, 2n+1, तो 21/6 होता है ना, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 110, 55 2 जा 2 से 3, 3 7 जा 7/55, ये सही है, देख लो कैलकुलेशन मैंने सही किया ना, तो एक बार चेक कर लीजिए।
7/55 और 1/10 में कौन ज़्यादा है? इसका डेसिमल में कितना आएगा? 1/10 तो हो गया 0.127 आएगा। ये 127 आ गया, ये 0.100 है। तो इसका मतलब T1 का वेरिएंस कम है। तो T1 का अगर वेरिएंस कम है तो T1 ज़्यादा इफिशिएंट हुआ। किसी को डाउट है इसमें बताइए? तो पहले अनबायस्ड चेक किया और फिर हमने वेरिएंस चेक किया। कुछ केस में ऐसा होता है कि मान लो अनबायस्ड नहीं है और तब बताना है कौन सा बेटर एस्टिमेटर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो रिमार्क लिखा देता हूं। हालांकि ये डेफिनेशन बुक में अनबायस्ड के लिए ही है, लेकिन अगर सपोज ऐसा केस है जहां पे अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो रिमार्क में मान लीजिए T1 एंड T2 आर टू एस्टिमेटर, मैं अनबायस्ड नहीं बोल रहा हूं, टू एस्टिमेटर ऑफ थीटा, और आपसे पूछता है कि बताइए विच वन इज मोर इफिशिएंट। तो कैसे चेक करोगे अगर अनबायस्ड नहीं है? तो उसके लिए निकालना होगा मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर ऑफ T1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर लेस देन है मीन स्क्वायर एरर ऑफ T2 थीटा, देन T1 इज मोर इफिशिएंट देन T2। आपको याद होगा कि अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है तो मीन स्क्वायर एरर ही वेरिएंस बन जाता है। अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है, T1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो मीन स्क्वायर, अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए मीन स्क्वायर एरर और वेरिएंस सेम होता है, इक्वल हो जाते हैं, तो T1 इज मोर इफिशिएंट दैन T2। ठीक है। और आपको जो रिमार्क के लिए याद दिला दूं कि मीन स्क्वायर एरर किसी भी एस्टिमेटर का क्या होता है? तो एक्सपेक्टेशन T माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मान लो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, थीटा की जगह E ऑफ T लिख सकते हैं, तो ये T माइनस ई टी का होल स्क्वायर वेरिएंस हो जाता है, जो पहले लिखा चुका हूँ। ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां अनबायस्ड नहीं है, तो उस केस में आप मीन स्क्वायर एरर से कंपेयर करोगे। तो ये तो हो गया रिलेटिवली इफिशिएंट। एक वर्ड आता है मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। ये क्या होता है? मोस्ट इफिशिएंट, नाम से क्लियर ना, मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर, इसका क्या मतलब हुआ? वेरिएंस अदर सारे एस्टिमेटर से मिनिमम होगा। तो हालांकि इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे मोस्ट इफिशिएंट। सारे अनबायस्ड में से जो मिनिमम हो सके। हाँ, मतलब सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर में से जो स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन इसका डेफिनेशन जो बुक वाले लिखते हैं ना, वो लिखते हैं CRLB के थ्रू। ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें UMBUE का डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आता हूँ आगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ? हाँ, यूनिफॉर्मली, मतलब ये इसी का जनरलाइजेशन है। अभी जो मैं मोर इफिशिएंट बोल रहा था ना, तो ये एक्चुअली दो के लिए बात कर रहे थे। अब हम जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसके लिए बात करेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस। अभी डाउट क्लास होगी, जो असाइनमेंट है एस्टिमेशन वाला या मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाला, तुम लोग कंप्लीट करो दोनों को अच्छे से। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार कंप्लीट कर लो एटलीस्ट। जो क्वेश्चन मुश्किल लगे उसको कई बार सॉल्व करो, और उसके बाद भी नहीं होता है तो हम डाउट डिस्कस करेंगे अभी। सो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं UMBUE। ठीक है सर, एफिशिएंसी मोस्ट एफिशिएंट या रिलेटिव एफिशिएंसी केवल अनबायस्ड के लिए यूज होता है। हाँ, जनरली बुक्स में जो डिफाइंड है अनबायस्ड के लिए है, लेकिन अगर इन केस अनबायस्ड नहीं है तो वेरिएंस के जगह आप मीन स्क्वायर एरर यूज करोगे। ठीक है, अगर अनबायस्ड नहीं है तो। अब फिर भी पूछ लेगा अगर, तो उस केस में आप मीन स्क्वायर एरर यूज करोगे वेरिएंस के प्लेस पे। तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर UMBUE, ये है पूरा नाम, है ना। कुछ बुक में सीधा लिखा रहता है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, स्टिल सेम थिंग है। ठीक है, MBUE लिखा रहता है ना, वो भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या होगा ये यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर? तो ऐसा होगा कि लेट एक सेट है, क्या लिखूं इसको मैं, ST लिख दो या कोई नया कुछ ऐसा सेट डिफाइन कर दो, है ना। क्या सेट डिफाइन करूं, या मान लो ऐसा है T1 T2 T3 डॉट 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 डॉट,
या शॉर्ट में लिखूं Tn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी या कोई जरूरत नहीं कि इन्फिनाइट होगा, मान लिया कि ये सब दिस इज अ सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर unbiased estimators of unknown parameter theta। ठीक, मतलब अब मान लो 10 ही है तो 10 रहेंगे, मैंने लिख दिया, जनरलाइज कर दिया कि T1 T2 T3 T4 जो भी हैं, एक मतलब एक पैरामीटर के लिए जितने भी पॉसिबल अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है उसका क्या सेट बना दिया। सो इसमें से वो एक एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा, कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, आपको मिलेगा ही कहीं ना कहीं। अच्छा वो देखना पड़ेगा, और मान लो अगर मिलेगा, हम तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलता है तब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं तो यूएमयू तो मिलेगा ही नहीं हमें, है ना। तो ये चीज़ है, तो मैंने अभी अज्यूम किया है कि ये सब अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस सबसे कम है वो यूएमयू होगा, सिंपल डेफिनेशन है। तो इसमें से कोई है ना एक ऐसा एस्टिमेटर बोल दो कि अ रैंडम वेरिएबल या एन एस्टिमेटर या अ स्टैटिस्टिक, है ना, ये लिख दो। सो एन एस्टिमेटर, कोई नाम दे दो अभी के लिए, मान लो टी ऑफ के बोल देता हूं, ठीक है, इज UMVUE इफ एंड ओनली इफ, है ना, के कोई नंबर है, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, वेरिएंस ऑफ TK is less than variance of TI for all I different than K। और I क्या हो सकता है, K तो कोई फिक्स नंबर है, और I कैन टेक वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो मतलब कहने का यहाँ मतलब ये है दिस इज अ सेट ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, तो इनमें से वो एस्टिमेटर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा, तो वो हमारा UMVUE है, ठीक है। दिस इज द UMVUE। हाँ, अगर तो इक्वल होगा तो फिर वो दोनों हो जाएगा दो हो नहीं सकता, तो थ्योरम कहता है कि UMVUE यूनिक होगा हमेशा, तो दो ऐसे दो डिफरेंट, कभी भी दो डिफरेंट UMVUE नहीं मिलेगा। सो द थ्योरम इज UMVUE इज यूनिक, है ना, इफ इट एग्जिस्ट। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एस्टिमेटर ऐसे मिलेंगे जिसका वेरिएंस सेम हो जाएगा और वो स्मॉलेस्ट वाला होगा, ऐसा नहीं होगा, ये थ्योरम है, रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी है, तो यू कैन सी। सो UMVUE इज यूनिक, मतलब अगर ऐसा कभी होता है, जैसे तुम कह रहे हो कि मान लो ऐसा कभी होता है कि T1 T2 का वेरिएंस इक्वल हो गया और वो स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब T1 T2 इक्वल रैंडम वेरिएबल होगा। ये प्रूफ इसी तरीके से आता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, कि मान लो दो एस्टिमेटर है, दोनों का वेरिएंस इक्वल है लेकिन दो डिफरेंट एस्टिमेटर है और मिनिमम है, तो बाद में प्रूफ कर देते हैं कि T1 T2 सेम ही एस्टिमेटर है एक्चुअली, ये है। सो UMVUE यूनिक होगा। अब क्वेश्चन आता है कि UMVUE ढूंढेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीका है, अभी हम तीन डिफरेंट तरीका, क्योंकि ऐसे मैनुअली तो जिंदगी निकल जाएगी ना ढूंढते ढूंढते, एक पैरामीटर के पास इनफाइनटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है, तो कैसे ढूंढेंगे कौन सा मिनिमम है। तो उसके लिए रिसर्च में यही करते हैं लोग, जो रिसर्च जितना PhD करते हैं या बाद में जो रिसर्च करते हैं, यही चीज़ें हैं। तो अब क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि UMVUE कौन सा है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है, एक है लेहमैन सेफी थ्योरम, है ना, जो लेहमैन एंड सेफी दो अलग अलग ऑथर है जिन्होंने मिलकर दिया है, लेहमान जो है, और दूसरा है राव ब्लैकवेल, तो राव वही है CR राव, एक ब्लैकवेल, ये दोनों ऑथर हैं जिन्होंने मिलकर एक नया थ्योरम दिया, राव ब्लैकवेल थ्योरम, उससे मिल जाएगा। तीसरा तरीका है क्रैमर राव लोअर बाउंड, तो क्रैमर एक अलग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिशियन थे, CR राव को आप लोग जानते ही होते, इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरम दिया, क्रैमर राव इनइक्वलिटी थ्योरम है, या क्रैमर राव लोअर बाउंड। तो अभी ये तीन तरीका हमारे पास है UMVUE ढूंढने का, कि हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम सैंपल किसी डिस्ट्रीब्यूशन से गिवन है, तो हमें ढूंढना है कि विच एस्टिमेटर इज UMVUE। सो वी हैव थ्री डिफरेंट वे, ठीक है जी।
तो ये तो डेफिनेशन हो गया, अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखाए हैं, अभी है ना मोस्ट एफिशिएंट आगे लिखाऊंगा, ये UMVUE है। तो एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक ओके है? तो मैंने क्या डिफाइन किया, रिलेटिव एफिशिएंसी है ना, मोर इफिशिएंट और UMVUE। तो ये जनरलाइजेशन हो गया ना, वहाँ 2 के लिए था, अब ये इसके लिए है। अब क्वेश्चन है ये कैसे फाइंड करेंगे UMVUE, यही क्वेश्चन है ना, हाउ टू फाइंड UMVUE। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास तरीका है, देखो मैं अभी ये वाला चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये है ना। सो अभी मैंने अभी ये रिलेटिव एफिशिएंसी डिफाइन कर दिया, तो कुछ बचा है ना, अनबायस्ड डिस्कस किया क्या होता है, सफिशिएंट क्या होता है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, कंप्लीट क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या है, रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। फिर अभी डिफाइन कर रहा हूँ UMVUE। अब UMVUE निकालने के लिए 3 तरीका है, एक है राव ब्लैकवेल थ्योरम, लेमन सेफी थ्योरम, और एक है क्रैमर राव इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये एक साथ रिलेटेड ही है। सो एक है राव ब्लैकवेल थ्योरम के को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं UMVUE। दूसरा है लेमन सेफी थ्योरम, जिसके बेस में हम निकाल सकते हैं UMVUE। और तीसरा है क्रैमर राव इनइक्वालिटी। जिस सिलेबस में आपके 3 है, और भी तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 तरीका है जिससे UMVUE निकालने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, है ना। तो सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लेमन सेफी थ्योरम। ठीक, तो है ना, लेमान सेफी थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। स्पेलिंग में आई थी लेमान में क्या डबल एन होता है ना। तो क्या ये थ्योरम क्या कहता है कि मान लो ऐसा है कि लेट टी बी अ कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर सम फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो आपने तो रैंडम सैंपल इसी से लिया हुआ है, तो यहां मैं ये बोल रहा हूं कि वी हैव कंसीडर्ड अ रैंडम सैंपल
x1 x2 xn be a random sample from distribution f theta where theta is the unknown parameter and big theta is the parameter space. तो पहला काम तो ये होता है कि हमें कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढना है. द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सर्च कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, जो कि मैं कल बता रहा था. पिटमैन कुपमैन थ्योरम लगा के तुम निकाल पाओगे, लेकिन ये सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए है जिसका पैरामीटर जो है सपोर्ट में नहीं आता है. सपोर्ट जो पैरामीटर से फ्री होता है उसके लिए था. तो अब आपके पास है कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर एफ थीटा. तो ये क्या कहता है कि एनी फंक्शन ऑफ टी which is unbiased estimator of, अब थीटा बोलो या कोई फंक्शन ऑफ थीटा बोलो, अभी के लिए मान लो मैं बोल देता हूं साई थीटा, क्योंकि कई बार ऐसा पूछेगा कि थीटा स्क्वायर का यूएम यू बताओ, थीटा का यूएम यू बताओ. देखो यूएम यू अभी मैं निकाल रहा हूं, उसमें अनबायस्ड होना जरूरी है, क्योंकि यूएम यू में अनबायस्ड वर्ड है, तो अनबायस्ड तो होना ही चाहिए. तो कह रहा है एनी फंक्शन ऑफ टी विच इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा इज यू एम भी यू ई ऑफ साई थीटा. यहां मैं थीटा भी लिख सकता हूं, अगर तुम्हें लिखना होगा थीटा के लिए फाइन, लेकिन थीटा स्क्वायर होगा तो थीटा स्क्वायर करो. तो ऐसा है. तो मतलब क्या है, दैट इज दूसरे वर्ड में लिखता हूं कि टी कंप्लीट सफिशिएंट तो है, टी इज कंप्लीट सफिशिएंट, और ऐसा हो जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी अगर थीटा के इक्वल हो गया, देन दिस जी टी इज यू एम भी यू ई ऑफ थीटा, है ना. यहाँ जी से नहीं घबराना, जी कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ तुम कुछ भी ले सकते हो. सो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी थीटा के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि जी टी इज द यू एम यू ऑफ थीटा. या यहाँ अगर मैं साई थीटा कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ साई थीटा कर दो तो यहाँ साई थीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी साई थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ भी साई थीटा हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है. समझ पा रहे हो ना. फंक्शन ऑफ थीटा कहने का मतलब ये है. समझ पा रहे हो ना. जो यूएम यू होता है ये हमेशा कंप्लीट और सफिशिएंट होता है, इसका मतलब यूएम यू जो होता है हमेशा कंप्लीट और सफिशिएंट होता है. नहीं होता है, तुम गलत चीजों को इंटरप्रेट करते हो. कहाँ लिखा मैंने यूएम भी कंप्लीट सफिशिएंट होता है? कहीं लिखा है मैंने ऐसा? कंप्लीट और सफिशिएंट लेके चल रहे हैं. हाँ, तो कंप्लीट सफिशिएंट लेके चलो, कंप्लीट सफिशिएंट हो जाएगा वो. ढंग से पढ़ो ना, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो 4 बार पहले. ये तो आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो फिर वैसे कंफ्यूज रहे हो. 4 बार पढ़ो इसको, स्टेटमेंट को. और मैंने कहाँ लिखा है कि यूएम यू कंप्लीट सफिशिएंट होगा? स्टेटमेंट को सही इंटरप्रेट करो, है ना. वही चीजें हैं, मैं आम दे रहा हूं तो अमली समझ रहे हो, वो वाली चीजें हैं. ढंग से पढ़ो. उसमें कहाँ लिखा है कि यूएम यू कंप्लीट सफिशिएंट है? टी कंप्लीट सफिशिएंट है, ऐसा मैंने लिखा है कि टी यूएम यू है, ऐसा लिखा है मैंने. यहाँ टी कंप्लीट सफिशिएंट है ना, फंक्शन है. टी कंप्लीट सफिशिएंट है, टी यूएम भी है, यहाँ लिखा हूं मैंने कि टी यूएम यू है, ऐसा कहीं पे लिखा है? ढंग से पढ़ो. एनी फंक्शन ऑफ टी, तो अगर टी कंप्लीट सफिशिएंट है तो एनी फंक्शन ऑफ टी कंप्लीट सफिशिएंट हो जाएगा. फिर ठीक से समझो इसको. तो हमने क्या कहा यहाँ पे समझो. एक हमें कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढना है, फिर उसे एक फंक्शन ढूंढना है, कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन ढूंढना है. और जैसे कल भी वही कह रहे थे हम कि लाइक एमएलई इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, डजंट मीन कि एमएलई इज सफिशिएंट एस्टिमेटर. तो यही तो समझना है लैंग्वेज को ठीक से. मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, तो इसको सही से डिकोड करोगे तो सही जगह पहुंचोगे, गलत डिकोड करो गलत जगह पहुंच जाओगे. ये चीजें. तो यहां हमने कहा है कि टी इज द कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, फंक्शन ऑफ टी विच इज अनबायस्ड इज यूएम वी. तो जीटी यूएम वी है. जीटी मे नॉट बी कंप्लीट सफिशिएंट, मतलब मे बी और मे नॉट बी, इट्स नॉट श्योर कि वैसा, क्योंकि टी कंप्लीट सफिशिएंट है तो जीटी कंप्लीट सफिशिएंट तभी हो सकता है जब जी 11 फंक्शन होगा.
यहां तो मैंने ये नहीं फंक्शन लिखा हुआ है, तो गारंटी थोड़ी है कि जीटी कंप्लीट सफिशिएंट ही होगा। जीटी कंप्लीट सफिशिएंट तब हो सकता है जब G11 फंक्शन होगा, जो कि इनवेरियंस प्रॉपर्टी कल हमने लिखे थे। देखो ठीक से मैं इस पे एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो टी कोई कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। कंप्लीटनेस एंड सफिशिएंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। अब टी के फंक्शन में या टी के टर्म्स में एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ लो, तो वो जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा एज अ फंक्शन ऑफ टी यूएमवी होगा, ये थ्योरम कहता है। जैसे एक दो एग्जांपल लेता हूं, देखो तो यहाँ साई थीटा मैंने इसलिए लिख दिया है कि कई बार यूएमवी थीटा स्क्वायर का पूछ लेगा, थीटा क्यूब का पूछ लेगा, ई की पावर थीटा का पूछ लेगा, साइन थीटा का पूछ लेगा, कॉस थीटा का पूछ लेगा। तो साई थीटा वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा जिसका भी यूएमवी पूछा गया है वो है, तो जिसका यूएमवी पूछा गया होगा उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर पहले निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है। या इसी थ्योरम को मैं अगर थोड़े आसान लैंग्वेज में लिखता, मतलब रीराइट करूं अगर मैं, तो उसी को रीराइट कर रहा हूं, बस ज्यादा वर्ड नहीं लिखेंगे, कि ऐसा है कि लेट टी बी कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, टी बी कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ या फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा, ठीक है, such that कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इज साई थीटा, या तुम चाहो जस्ट थीटा लिख सकते हो, देन ये वन वे थ्योरम है, ठीक है। देन जीटी इज यू एम भी यू ई ऑफ साई थीटा, ठीक है यहां तक। अब इसको यूज करके मुझे बताना है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं कि x1 x2 xn यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, आईआईडी। दूसरा क्वेश्चन है x1 x2 xn नॉर्मल थीटा 1 है। तीसरा क्वेश्चन है x1 x2 xn नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। फोर्थ क्वेश्चन इज x1 x2 xn पॉइसन थीटा है। बर्नौली थीटा है। एक्सपोनेंशियल थीटा है। एक्सपोनेंशियल 1 थीटा है। इन सारे क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इन सब क्वेश्चन में मुझे थीटा का यूएम भी हुई चाहिए। तो अभी के लिए आप देखो, हो सकता है एक ही क्वेश्चन को आप तीनों तरीके से कर पाओ, वो लेमन सेफी से भी होगा, राव ब्लैकवेल से भी होगा, क्रैमर राव इनइक्वालिटी से भी होगा। तीनों थ्योरम से एक ही क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अभी मैंने एक थ्योरम बताया, तो इसके बेस पे ट्राई करके देखो। अब कौन कब लगाना है तो वो प्रैक्टिस करके समझ आएगा कि कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, कब कौन ईजियर होगा, वो प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा आपको, है ना। तो अभी ये थ्योरम यूज करना है आपको। तो पहले कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढो पिटमैन कुपमैन थ्योरम से, और ध्यान रखना यूनिफॉर्म जीरो थीटा में पिटमैन कुपमैन नहीं लग सकता, क्योंकि पिटमैन कुपमैन का कंडीशन ये था कि पैरामीटर शुड बी फ्री ऑफ सपोर्ट या सपोर्ट शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर। तो मैंने कल एक थ्योरम लिखाया था, आपको याद होगा, यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आया था, मैंने प्रूव किया था ना कल, क्या मिला था, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यू ऑलरेडी हैव, ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एमएलई भी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आता है। सो यूनिफॉर्म जीरो थीटा में जो हमारा
कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर था, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड अ फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो अनबायस्ड हो जाए। तो वो हमारा, तो देखो मैं पहला कर देता हूं। तो n+n+1 थीटा। तो सिंपल आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर तो है ही, तो अभी के लिए जो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर आ रहा है ना, उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो, देखो क्या होता है। अच्छा, कोई एस्टिमेटर जैसे वो कह रहा था कि हमेशा ऐसा होगा क्या, मैं जस्ट रिमार्क में लिख देता हूं कि मान लो ऐसा है, या कोरोलरी कि इफ टी इज कंप्लीट सफिशिएंट एंड अनबायस्ड, तीनों है मान लो, ठीक, T is complete, sufficient and unbiased, then obviously T UMVU हो जाएगा। unbiased किसके लिए, for theta, unbiased for theta, then T is UMVUE of theta। तो अगर आप ऐसा एस्टिमेटर ढूंढ पाते हो कि टी खुद कंप्लीट भी है, सफिशिएंट भी है और अनबायस्ड भी है, तीनों है, तो यूएमयू होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि यूएमयू है तो कंप्लीट सफिशिएंट अनबायस्ड तीनों होगा। अनबायस्ड होने की गारंटी है, कंप्लीट सफिशिएंट में भी, मे नॉट भी, देखना पड़ेगा उसके लिए। बट फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, फंक्शन होगा, ठीक है भाई। तो बताओ जरा, तो कहां पे हम लोग, कीड़ा मकोड़ा बैठा है क्या, हाँ। तो चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, सिंपल ऐसे कर लिया होगा आप लोगों ने। तो x1 x2 xn इज फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि t इज इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये हमने कल प्रूव किए थे सफिशिएंट फैक्टराइजेशन थ्योरम से, कंप्लीट डेफिनेशन से। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे किसका चाहिए, अभी चाहिए यूएमवीई थीटा का। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, अभी ये निकाल पाओगे क्या। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये निकालना आता है। थीटा n/n+1। तो कई सारे तरीके हैं, तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे उससे भी काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, तो जैसे एक्स आई यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो एक्स आई अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1 है, इसमें मिनिमम ले लो इसका, तो अच्छा मुझे एनएथ चाहिए, मैक्सिमम ले लो। सो एनएथ ऑर्डर, n/n+1। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, इसका nth यूनिफॉर्म 0 1 में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या फॉलो करता है, बीटा फर्स्ट काइंड n,1। तो यहां से एक्सपेक्टेशन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा बीटा n,1 का मीन कितना होता है, n/n+1। तो यहां से ये समझ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, थीटा तो कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन तो रैंडम वेरिएबल पर लगता है ना, तो थीटा बाहर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, तो n थीटा बाई n+1, तो ये आ जाएगा n/n+1 थीटा। तो मेरा भी क्वेश्चन ये है आपसे, क्या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा के लिए, नहीं है, तो हम इसका फंक्शन ढूंढेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको इधर बुला लो, क्योंकि राइट में सिर्फ थीटा चाहिए मुझे। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे यूएमयूई थीटा का चाहिए, है ना, मैं बोल रहा हूं कि जीटी, हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी थीटा, तो वो जीटी मेरा, तो जीटी क्या है, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करो, तो n+1 इंटू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन n, इसका एक्सपेक्टेशन थीटा आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया जीटी, ये टी है मेरा, दिस इज जीटी जो मैं ढूंढ रहा था। तो इससे ये समझ आया कि n+1 अपॉन n इंटू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज, किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है भाई, यहां तक
ये आंसर है मेरा। सो दिस इज द, है ना, जी टी यही हो गया, जी ऑफ टी n+1 टाइम दिस। कोई डाउट है पूछो इसमें, अगर कुछ क्वेरी हो तो। सिमिलर वे में आप मुझे बाकी क्वेश्चंस का आंसर बताओ। तो पहला का आंसर मैंने निकाल दिया है, उसका आंसर आया है जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आया n+1 अपॉन n इंटू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। दूसरे का बताओ, सिमिलर वे में ट्राई करो। तो बाकी में तुम पिटमैन कुपमैन थ्योरम लगा सकते हो फॉर द कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, जो कल डिस्कस किया था। सर सेकंड में एक्स बार। ओके तो एक्स बार मिनिमम कंप्लीट सफिशिएंट अनबायस्ड, यहाँ तीनों हैं, तो इसका मतलब है ये यूएमयू ही है। सर एक्स बार और एस स्क्वायर। तो इसमें म्यू का यूएमयू होगा, जो म्यू है उसका यूएम भी यू ई आएगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, म्यू कैप जो होगा वो एक्स बार होगा, और सिग्मा स्क्वायर का जो यूएम भी यू ई होगा वो एस स्क्वायर होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि एक्स बार इज एक्चुअली अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो जॉइंटली सफिशिएंट था, लेकिन अनबायस्ड फाइंड करते टाइम जरूरत नहीं पड़ा मुझे एस स्क्वायर का। सिमिलरली एस स्क्वायर इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इज द यूएम भी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सर पॉइजन में एक्स बार। पॉइजन में एक्स बार, ओके। बर्नौली में भी एक्स बार। तो सर एक्सपोनेंशियल में 1/x बार। किसमें? छठा का 1/x बार, सेवेंथ का सर एक्स बार। हम्म। बाकी लोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बताओ। सिंपल है, कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढो, उसी का मीन निकाल के देखो क्या आता है, तो उसके टर्म्स में आपको बताना है। बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं? बताओ, एक और सॉल्व कर देता हूं। विच वन यू वांट मी टू सॉल्व? सर थर्ड वन। थर्ड वाला, ओके। देखिए थर्ड जो है, दोनों अननोन पैरामीटर है। तो यहां से क्या करेंगे, पहले आप पीडीएफ लिख लीजिए।
सो PDF आ जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर -½ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, x इज रियल नंबर। ठीक, तो अभी पिटमैन कुपमैन लगाने के लिए हम लोग क्या कल कर रहे थे, EXP एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ले लो, तो लॉग ले लोगे तो माइनस लॉग दिस माइनस लॉग सिग्मा -1/2 सिग्मा x माइनस म्यू बाई, इस तरह से इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर लो। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको खोलोगे तो x²/2 सिग्मा स्क्वायर माइनस μ²/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 2ab μ/सिग्मा स्क्वायर टाइम x, ऐसा है। तो देखो मेनली आपको वो टर्म्स देखने हैं जहां पे फंक्शन x और पैरामीटर साथ में है ना, यही दो टर्म है जहां पे x और पैरामीटर प्रोडक्ट में है। तो हमें मेनली ना इन्हीं टर्म्स की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि EXP, अब ये तो जस्ट कांस्टेंट है, इसको a थीटा बोल दो, उन दोनों को एक साथ कर दो तो ऐसा हो जाएगा, समझो जैसे अभी के लिए मैं लिख दूं, सो AX, ए कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, AX प्लस B सिग्मा म्यू प्लस ऐसा लिख दो, क्या लिखा था, मान लो H1x इंटू G म्यू सिग्मा प्लस H2x इंटू G1 है, ये G2 म्यू सिग्मा, यहां तक ठीक है, देख लीजिए। अब आपको देखना है व्हाट इज दैट, हमें मेनली इंटरेस्ट है H1x H2x में, सो H1x इज जस्ट फंक्शन ऑफ x, H2x इज जस्ट फंक्शन ऑफ x, एक्सपोनेंशियल फैमिली ना, कल ये वाला लिखाया होगा, यहाँ चूंकि दो पैरामीटर है तो दो बार टर्म है ना, इसलिए दो बार लिखेगा, तीन टर्म होता है तीन बार लिखते, H3 इंटू दिस, तो वो जॉइंटली कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो अभी के लिए टी जो मेरा बनेगा, जो हमने कल बताए थे आपको कि समेसन HXI H1xi एंड समेसन H2xi, ये जो है दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। ये तो यहाँ H1 H2 क्या है, ध्यान से देखो, जैसे H1 या तो अब मर्जी है आपकी, आप H1 चाहो तो x को कंसीडर करो, इसको ये इट्स अप टू यू, क्या बनेगा, तो ऐसा लिख देता हूँ ऑर्डर में, समेसन xi इसको कर देता हूँ समेसन xi स्क्वायर, इसको है ना अपनी मर्जी है, आप यहाँ ना इस टर्म को बाद में लिखो, इसको पहले लिखो, इसको H1 इसको H2 लो, इस तरह से। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि म्यू और एस स्क्वायर और म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है 1/n समेसन xi, तो वो इसके टर्म में लिख सकते हैं। और जो आपका एस स्क्वायर क्या होता है 1/n-1 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, उसको भी खोलोगे आप तो इन दोनों के टर्म्स में ही आ जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट है तो ये जो दूसरा वाला एस्टिमेटर में लिखूंगा x बार कॉमा एस स्क्वायर, क्योंकि ये इन दोनों का ही फंक्शन है, मतलब वन फंक्शन होगा, तुम चाहो तो प्रूफ करके देख सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो, मतलब ये थ्योरम ही है, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट, कंप्लीट एंड सफिशिएंट। अब आपको क्या करना होता है, सो आपको ढूंढना है फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर विच इज अनबायस्ड। तो x बार और एस स्क्वायर के टर्म में म्यू का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर आपको ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ x बार n, इसको तो जॉइंटली कंप्लीट एंड सफिशिएंट। अब जस्ट कंप्लीट सफिशिएंट लिखने के बजाय यू मे राइट जॉइंटली कंप्लीट एंड सफिशिएंट, तो जॉइंटली कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ठीक। अब बताओ, अब सो आपको ढूंढना है एक्सपेक्टेशन ऑफ GT जो म्यू हो जाए, तो यहाँ T2 कर रखा है मैंने, G ऑफ T2 जो म्यू हो जाए, एक्सपेक्टेशन ऑफ मान लो G2 और यहाँ कुछ भी G ऑफ समथिंग, या G तो मैंने यहाँ यूज़ किया है, इसमें G यूज़ किया क्या ना, अरे यहाँ यूज़ कर रखा है तो कुछ नया नाम दे सकते हो ना, तो सम फंक्शन ऑफ T जो कि, तो बताओ ऐसा क्या होगा, व्हाट इज दैट फंक्शन, इन दोनों के टर्म्स में ऐसा कोई एस्टिमेटर बताओ जो अनबायस्ड हो।
तो 1 टाइम एक्स बार इंटू 0 टाइम एस स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार अकेला अनबायस्ड है। तो और ई ऑफ एस स्क्वायर में म्यू तो आएगा ही नहीं, तो सिग्मा भी आ जाएगा, तो हमें सिर्फ म्यू चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्ट एक्स बार, म्यू है। तो अब देखो एक्स बार क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट व्हिच इज अनबायस्ड। जैसे कांस्टेंट फंक्शन में तो एक्स का फंक्शन बोलते हैं ना, एफ एक्स बराबर 2 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कहते हैं ना कांस्टेंट फंक्शन, एक्स तो नहीं है लेकिन कहना मतलब वो है। तो यहाँ पे आप सोचोगे एस स्क्वायर क्यों नहीं है, तो जरूरी थोड़ी एफ एक्स में एक्स आएगा ही हमेशा, कांस्टेंट फंक्शन भी तो फंक्शन होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था एक्स बार अकेला कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक्स बार यूएम यू है, ठीक है। तो यहां से ये समझ आ गया कि एक्स बार इज यू एम भी यू ई ऑफ म्यू एंड या ऑल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। अगेन इसका फंक्शन ढूंढना है जो अनबायस्ड हो जाए, और थ्योरम कहता है यूनिक मिलेगा। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसा है क्या, कोई दूसरा मिल सकता है जहां म्यू आ जाए। तुम ढूंढो ऐसा कि इन दोनों के टर्म्स में एक ऐसा एस्टिमेटर ढूंढो जो अनबायस्ड हो जाए। तो ऐसा, क्योंकि यूएम भी यूनिक होता है, दूसरा मिलेगा ही, दूसरा जो मिलेगा वो इसका इक्वल ही आएगा, क्योंकि थ्योरम है ना, थ्योरम गलत थोड़ी होते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब है एस स्क्वायर इज यू एम भी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। और आई होप आप लोग जानते हो एस स्क्वायर क्या है। एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और एक्स बार भी आप जानते हो क्या होता है ना। देख लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछिए। तो ये ज्वाइंटली कंप्लीट सफिशिएंट है, ये भी ज्वाइंटली कंप्लीट सफिशिएंट था। एक्स बार अकेला कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है, एस स्क्वायर अकेला कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक्स बार अकेला यूएम यू है। एक्स जो हमारा एस स्क्वायर वो अकेला यूएम यू है, क्योंकि एस स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ म्यू एंड एस स्क्वायर, म्यू इज द फंक्शन ऑफ एस एंड म्यू स्क्वायर, सॉरी एक्स बार इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर, एस स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर, ये बोल रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा था यूएम यू जरूरी थोड़ी है कंप्लीट सफिशिएंट होगा, एक्स बार इज नॉट कंप्लीट सफिशिएंट, स्टिल इट इज यूएम यू, एस स्क्वायर इज नॉट कंप्लीट एंड सफिशिएंट, स्टिल इट इज यूएम यू। तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट चाहिए जो अनबायस्ड हो जाए। सर जी ये T2 वाला स्टेप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, इसको जरा खोलो। ए माइनस बी होल स्क्वायर आता है, लगाइए। T1 क्या था, समेसन एक्स आई और समेसन एक्स आई स्क्वायर। तो क्या इन दोनों के हेल्प से हम, अगर मुझे ये दोनों पता है तो क्या हम इन दोनों के हेल्प से एस स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं। यस। जैसे क्या मैं एक्स बार, अगर ये दोनों एस्टिमेटर मुझे पता है, तो क्या इसके टर्म में एक्स बार को मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 1/n समेसन एक्स आई ये होता है। और एस स्क्वायर को जरा खोलो ए माइनस बी होल स्क्वायर पे, तो क्या आएगा 1/n माइनस 1 समेसन, अब इसको खोलिए ए माइनस बी होल स्क्वायर पे, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार, यही है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है। सिंप्लीफाई करो जरा, चेक करो, मैंने समेसन लगाए। जब समेसन लगाओगे तो एक्स बार बाहर आ जाएगा, 2 एक्स बार बाहर हो जाएगा, 2 समेसन एक्स आई, मतलब 2 एक्स बार बाहर समेसन एक्स आई, समेसन एक्स आई को लिख सकता हूँ एन एक्स बार। अब इसको सिंप्लीफाई करो ठीक से, सो 1/n माइनस 1, और ये हो गया समेसन एक्स आई स्क्वायर, और ये माइनस n टाइम n एक्स बार स्क्वायर। एक मिनट, 2 बार n क्यों लिख दिया, क्या एक्स बार को मैं समेसन एक्स आई के टर्म में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स बार क्या होता है भाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो
तो ये दोनों मिलकर कंप्लीट सफिशिएंट था, ये और ये मिलकर कंप्लीट सफिशिएंट था ना, तो इसी का तो फंक्शन है ये। अब तुम आगे चेक कर लो, ये 1 1 फंक्शन होगा इसका। तो यहाँ से जो मैं T2 बनाए हैं, जो ये x बार और एस स्क्वायर है, ये इसी को ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया है, इसी के हेल्प से। तो इक्विवेलेंटली जिसने बोलता हूँ कहीं अगर समेशन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट है तो एक्स बार भी कंप्लीट सफिशिएंट होगा, वैसे ही समेशन एक्स आई और समेशन एक्स आई स्क्वायर अगर कंप्लीट सफिशिएंट है तो एक्स बार एंड एस स्क्वायर भी कंप्लीट सफिशिएंट होगा। अब यहाँ होता है कि अनबायस्ड ढूंढना था, तो एक ये अनबायस्ड है इसके लिए, ये अनबायस्ड है सिग्मा स्क्वायर के लिए, ये अनबायस्ड है म्यू के लिए। तो यहाँ तक देख लो, इसमें अभी भी कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहा है बताओ, चेक करके सब लोग सॉल्यूशन लिख के देखो, देखने से नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से सॉल्व करना आता है ना। जैसे तैरना है तो नदी में कूदना पड़ता है, देखने से थोड़ी तैरना आता है। यूट्यूब देख के तैरना सीख जाओगे या वीडियो देख के। हाँ जी, क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा? 6th वन। 6th वाला, ओके। तो यहाँ से देखिए क्या होगा। सो 6th में अभी आपके पास है x1 x2 xn एक्सपोनेंशियल थीटा है। सो इट इज IID। हाँ आई थिंक इसका आंसर 1/x बार नहीं आएगा, कुछ और आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अभी आप फाइंड करेंगे, PDF लिखेंगे, तो थीटा e की पावर माइनस थीटा x, x मोर देन इक्वल टू 0, तो EXP लॉग लगा लीजिए, तो लॉग लगा लेंगे आप, so log theta minus theta x. Again we are interested in only those terms which has product of parameter and the x. तो समझ आ रहा होगा आपको, मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे अगर ऐसा लिखूंगा a of x b of theta प्लस h of x into something, है ना, मान लो c थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ax 0 है, b थीटा log थीटा है, यहाँ कुछ नहीं को जो 0 लिख लो, और एच एक्स इज एक्स, सी थीटा इज माइनस थीटा। तो हमें एच एक्स में मेनली ज़रूरत है एच एक्स की, तो हमने कहा था कि जो टी एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट करना है वो ये बनाना है, आई फ्रॉम 1 to n, सो दिस इज समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा, ठीक, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो अगर ये है तो एक्स बार भी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये छोड़ो, अभी यही रहने दो। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, क्या बनेगा ये? n/थीटा। हाँ, तो ये तो n/थीटा होगा। तो यहां से ये समझ आया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t बाई n इज 1/थीटा। तो एक तो ये समझ आया कि t बाई n इज नथिंग बट x बार, है ना, t तो समेशन xi है ना, तो t बाई n मतलब x बार, तो x बार UM भी 1/थीटा का है, x बार इज UM VUE ऑफ 1/थीटा, क्योंकि ये 1/थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो बट द क्वेश्चन था कि थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, है ना। अब बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चलो इसको थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, लेट x इज गामा अल्फा बीटा विथ PDF, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये कराया था शायद आपको, अभी 2 दिन पहले निकाल के बताया था ना। तो मान लो ये है बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर माइनस बीटा x। तो मुझे बताओ, अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है 1-2 क्लास पहले ही शायद आपके बैच में ही मैंने बताया था कि 1/x का मीन क्या आता है, याद है किसी को? नहीं बताए थे, बताया था, क्या आता है बताओ? नहीं बताए थे। नहीं बताए थे तो निकालो, नहीं बताए थे तो 1/x इंटू PDF। अगर नहीं भी बताए थे तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप निकाल पाओ, है ना। एग्जाम में ये थोड़ी लिख के आओगे कि सर नहीं बताए थे हम नहीं करेंगे, तो जो करेगा उसको मार्क्स आएगा। कैलकुलेट करो इसको, तो इसको कैलकुलेट करोगे बोलो भाई। बीटा अपॉन अल्फा -1। तो इसको बाकी एक साथ लिख लो,
एक्स की पावर अल्फा माइनस 2 ई की पावर माइनस बीटा एक्स बीटा इंटू एक्स डी एक्स। सो ये तो है बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा, और इसको गामा इंटीग्रल से फिट करो तो यहाँ अल्फा की जगह अल्फा माइनस 1 है, अल्फा माइनस 1 बीटा बाई अल्फा -1 होता है। तो ये आएगा बीटा की पावर, एक मिनट, गामा अल्फा माइनस 1 बीटा की पावर अल्फा माइनस 1, यही है। तो अब ये याद रखना, आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, ये इसको कैंसिल करेगा तो एक बीटा बचेगा, और गामा अल्फा कैन बी रिटर्न एज, हमने ये पढ़ा है कि गामा अल्फा कैन बी रिटर्न एज अल्फा माइनस 1 गामा अल्फा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो लिखो इसको, तो कैंसिल करोगे तो अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इस वाले पीडीएफ के लिए, ध्यान रखना है ना। अगर यहाँ पीडीएफ में बीटा के पर अल्फा यहाँ लेता तो बीटा फिर डिनोमिनेटर में आ जाता, वो है उसके हिसाब से। तो अभी के लिए ये यूज करना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में। देखो ध्यान से अब, तो यहाँ तक अभी हमने ये बताया आपको एक्स बार जो है यू एम यू 1/थीटा का है, लेकिन मुझे यू एम यू थीटा का चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी जो थीटा हो जाए, हमारा ये क्वेश्चन है। लेकिन हमने तो अभी जो किया वो तो 1/थीटा आ गया, तो ये तो 1/थीटा का यू एम यू दे दिया ना। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि टी को इधर बुला ले, मतलब रेसिप्रोकल कर दे, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ई ऑफ 1/x 1/e(x), ऐसा नहीं होता है ना। तो यू कैन नॉट डू कि लाइक इसको रेसिप्रोकल कर देते यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन में ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो नाउ क्वेश्चन इज क्या आएगा, ये मुझे ढूंढना है कि व्हाट इज दैट जी टी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज दैट जी टी। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t निकाल लो सीधा सीधा। तो ध्यान से देखो, एक्स आईज आर एक्सपोनेंशियल थीटा, सो इफ एक्स आईज आर एक्सपोनेंशियल थीटा, ठीक, तो एक्सपोनेंशियल थीटा को हम गामा में क्या लिखते हैं, छोड़ो सीधा सीधा बताओ, समेशन गामा एक्स, 1 गामा 3। हाँ जी जी, समेशन एक्स आई क्या होगा, समेशन एक्स आई का गामा एन कॉमा थीटा, यही तो टी है मेरा, दिस इज आवर टी। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि इसका पीडीएफ थीटा ई की प्रमाइस थीटा एक्स, तो यही बनेगा जो पीडीएफ मैंने यहाँ लिखा ना, उसी पीडीएफ में फिट होगा। क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल थीटा है दैट इज गामा 1 थीटा, राइट, यही बनेगा। तो जो इसका पीडीएफ होता है थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स, तो आप चेक कर सकते हो, अल्फा को 1 रखो और बीटा को थीटा रखो, तो यही बनेगा, यही बनेगा ना, देख लो, तो ये पीडीएफ आएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यूजिंग दिस फॉर्मूला बताओ वन, अगर टी का डिस्ट्रीब्यूशन गामा एन थीटा है तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t। अरे भाई तुम सब, ये तो लिखा है फॉर्मूला, बीटा बाई अल्फा माइनस थीटा बाई एन बोला हो क्या, देखो ध्यान से दिमाग लगाओ ना, एक्स इज गामा अल्फा बीटा, तो मैंने यहाँ भी फॉर्मूला प्रूफ किया कि ई ऑफ, और इसको याद रखना, अभी जरूरत पड़ेगी आगे भी। तो यहां से आएगा ई ऑफ 1/x बीटा बाई अल्फा माइनस 1, तो बीटा की जगह थीटा है, अल्फा की जगह एन है, एन माइनस 1, और तुम्हें क्या थीटा चाहिए राइट साइड में, तो बाकी को लेफ्ट में भेज दो, कांस्टेंट है इसलिए भेज सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस 1/t इज थीटा। तो यहां से क्या समझ आया, अब यहां से आपको समझ आया कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो n माइनस अपॉन टी है, टी क्या है मेरा, समेशन एक्स आई, तो दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ थीटा, ये आंसर है। इसको तुम एक्स बार में कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। ये जो n माइनस 1/t है, मतलब n माइनस 1/समेशन एक्स आई है, समेशन एक्स आई एन एक्स बार होता है, सो n माइनस 1/n इंटू 1/x बार, ठीक है। सो ये है यू एम यू ई, सो दिस
इज यू एम भी यू ई ऑफ थीटा। ठीक है जी, कुछ डाउट है बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे नॉट है ना एक्स बार, ये होगा n-1 अपॉन एन एक्स बार, दिस इज द आंसर। ठीक है, n-1 अपॉन एन एक्स बार, क्योंकि 1/x बार अनबायस्ड ही नहीं है। आप चेक करो इसमें, ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें e ऑफ 1/x बार थीटा थोड़ी आएगा। क्या आएगा, अभी हमने निकाला तो है, तो उसको चेक कर लेंगे ना, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो अगर ये निकालोगे सो 1/x बार जो आएगा, क्योंकि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, तो ये उधर जाएगा तो n अपॉन n-1 थीटा आएगा। ये बनेगा 1 अपॉन एक्स बार, अगर निकालोगे तो ये आएगा 6th वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को, देख लीजिए। टाइम है कि खत्म हो गया? सो अभी है 10-15 मिनट है ना। देखो, तो अभी 1-2 थ्योरम्स लिखा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता यहाँ पे let x1 x2 xn it is a random sample from Poisson theta, then चलो पहला मैं क्वेश्चन बना देता हूँ इसको थ्योरम के बजाय। अभी के लिए मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज थीटा, x bar is more efficient than theta, s square is more efficient than theta। बताओ क्या क्या सही है इसमें से। सर एफिशिएंसी पैरामीटर से भी कंपेयर कर सकते हैं क्या? जैसे मतलब एक्स बार इज मोर एफिशिएंट देन थीटा, तो पैरामीटर से भी कर सकते हैं क्या? कैसे? सर ऑप्शन, कैसे करना चाहते हैं बताइए। सर वही नहीं समझ में, तो स्टैटिस्टिक का होता है ना, हम्म तो सर एक्स बार स्टैटिस्टिक है, थीटा तो पैरामीटर है, तो कंपेयर कर सकते हैं एफिशिएंसी। किसका किससे कंपेयर करना है? कंपेयर दो एस्टिमेटर का होता है ना। यस सर। अच्छा ए यहाँ बी मैं, अच्छा यहाँ एक मिनट, ये मैंने गलती किया है, एक मिनट। हाँ ये लिखने में मैंने गलती किया है, ठीक है। अब सही है। मान लो ABCDEF, जी है,
जल्दी बताओ भाई। ए बी सी ई। चलो एक दो और ऑप्शन देता हूँ। ए बी, एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एक्स बार इज कंप्लीट एस्टिमेटर, क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एस एस स्क्वायर इज कंप्लीट एस्टिमेटर। तो अभी के लिए और थ्योरम लिखना है, तो अनबायस्ड तो है। अभी तुमने पॉइसन थीटा में यूएम यू क्या निकल के आया था, अभी तुमने किया था तुम लोगों ने, व्हाट वाज यूएम यू इन पॉइसन थीटा? अरे सॉल्व किए थे कि एक्स्ट्रा था। नहीं? ये क्वेश्चन सबने सॉल्व कर लिया, ये सारे पार्ट। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था ना, ये सबका आया था कि नहीं? ये चेक करना पड़ेगा। एच कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए क्या होना चाहिए? तो एस स्क्वायर का मीन कितना आएगा, थीटा स्क्वायर, एस स्क्वायर का वेरिएंस कितना आएगा। तो ये एस स्क्वायर का वेरिएंस 2 सिग्मा 4 बाई वो नहीं होगा, वो नॉर्मल के लिए होता है। इसके लिए आता है पॉइसन के लिए 2 थीटा स्क्वायर। तो ये है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो है कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। सफिशिएंट है ये नहीं है। देख लो अभी के लिए, थोड़े दिमाग लगाओ ऐसा क्यों है। तो अभी के लिए सिंपल मैं बता दूं तुम्हें, एक जस्ट रिमार्क बता देता हूं। कुछ दिन पहले मैं लिखाया था ना कि x1 x2 xn IID है किसी डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना, विथ मीन चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये बोल रहा हूं। तो ये तो आपने लिखा था ना, ये होता है म्यू, ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये होता है सिग्मा स्क्वायर, और ये वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर नॉर्मल के लिए होता है 2 सिग्मा 4 बाई क्या था, n-1। पॉइसन के लिए क्या आएगा, तो अभी के लिए लिखा देता हूं। अच्छा पॉइसन के लिए क्या आएगा, क्वेश्चन ये है ना। वैसे इसका फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, क्या लिखाया था मैंने तब? एक्सपेक्टेशन ऑफ x minus mu का पावर 4 अपॉन, by n हाँ plus 3 minus n by n into n minus 1 into sigma। ये था। तो इसको अगर खोलोगे ना, मैं अभी के लिए बता देता हूं, x1 x2 xn अगर पॉइसन है, ये पॉइसन थीटा है, तो इसको अगर खोलोगे तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर बन के आता है, ये आता है 2 थीटा स्क्वायर अपॉन n-1 प्लस थीटा बाई n, ठीक है। अब मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर थीटा होगा। अब बताओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वेरिएंस कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं एस स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी थीटा, हाँ या ना? क्या थ्योरम था? एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज थीटा, वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज 0, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का लिमिट 0, सॉरी थीटा है, और वेरिएंस ऑफ टी की लिमिट 0 है, देन टी इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो इसलिए एस स्क्वायर कंसिस्टेंट है, कहने का मतलब है ना। तो ये चेक कर लो तुम, एस स्क्वायर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एनीवे मैंने ये बता दिया, बाकी तो ये चेक करना। अभी के लिए एक दो थ्योरम लिखा देता हूँ, बाकी तुम चेक करना, कल डाउट में पूछो। उसके बाद एक दो और थ्योरम लिखा देता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सो x1 x2 xn अगर पॉइसन थीटा है, देन आपने ऑलरेडी देखा x बार इज अ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो होगा क्या, पहला मैं लिखा देता हूँ, पहला पॉइंट ये है, तो और t को, देन t जो कि समेसन xi है, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो पहला पॉइंट जो मैं लिखना चाहता हूं ये है कि t अपॉन n इज UMVUE ऑफ थीटा। दूसरा क्या आता है, ये सब थ्योरम है, ये इजीली प्रूव किए जा सकते हैं।
एक बार चेक कर लेना जस्ट, ठीक है। कैसे चेक करोगे, ये अनबायस्ड होने चाहिए, कंप्लीट सफिशिएंट तो है ही, तो इसका एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन, और ये चलता रहेगा। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। थीटा की पावर 4 है तो टी, t-1, t-2, t-3 अपॉन n की पावर 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉइसन के लिए। सिमिलरली बर्नौली के लिए है बर्नौली थीटा है, तो इसके लिए अभी आपने प्रूव किया था ठीक है, कंप्लीट और सफिशिएंट है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ t अपॉन n इज UMVUE ऑफ थीटा। यहाँ क्या होता है, t इंटू t-1 n इंटू n-1 इज UMVU ऑफ थीटा स्क्वायर। तीसरा t-1 t-2 अपॉन n n-1 n-2 इज UMVU ऑफ थीटा क्यूब एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ठीक है, चलता रहेगा जहां तक लिखना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी के लिए ये थ्योरम्स हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो अभी UMVU निकालने के 3 तरीके हैं, हमने बस आज एक तरीका देखा है, वो था लेहमन-सेफी थ्योरम, ठीक है। उसमें ये कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढो, उसका कोई फंक्शन ढूंढो जो अनबायस्ड है, तो वो जो फंक्शन है वो UMVU होगा। ओके जी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये वाला UMV का डेफिनेशन सिंपल, UMV क्या, जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है सबसे छोटा वेरिएंस वाला एस्टिमेटर। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि यहाँ मैंने इसको क्यों कैंसिल कर दिया है, जबकि दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो एक तो तुम वेरिएंस से कंपेयर कर सकते हो ना, ये जो क्वेश्चन मैं लिखा था, यहाँ मैं तुमसे अगर पूछूं इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कितना है और वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना है, तुम कंपेयर करो इसमें और इसमें, छोटा कौन सा है, विच वन इज स्मॉलर। तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा इफिशिएंट होगा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंस आपने ये फाइंड कर रखा है कि एक्स बार इज अ UMVUE, तो हम जानते हैं UMVUE का लिस्ट वेरिएंस होगा। मतलब अगर मैं यहाँ ये कह रहा हूँ एक्स बार UMVUE थीटा का है, तो एक्स बार का वेरिएंस सबसे कम होगा, मतलब ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं, थ्योरम कहता है। इतना कॉन्फिडेंस हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरम है, इसका प्रूफ है, और प्रूफ मैंने नहीं किया है, ये बुक में है ना। सो इन्होंने प्रूफ किया है जो लेमन एंड सेफी ने। तो ये कहना चाहते हैं कि एक्स बार के अलावा ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है जिसका वेरिएंस एक्स बार के इक्वल या इससे कम आ जाए, मतलब एक्स बार से कम वेरिएंस वाला कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये UMVUE है, तो इसका सबसे कम वेरिएंस होगा। तो एस स्क्वायर अनबायस्ड जरूर है, लेकिन एस स्क्वायर का वेरिएंस भी एक्स बार के वेरिएंस से ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि एक्स बार UMVUE है। तो UMVUE एक ऐसा एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस लोएस्ट है, उससे कम किसी का वेरिएंस नहीं हो सकता, ठीक है। सर जी सर एक डाउट था, मतलब इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, ग्रुप में भेजे ग्रव्या में। तो अभी तो 11 बजे ज्वाइन करो, नेक्स्ट क्लास का टाइम है, वो तो उसी में टाइम चला जाएगा, ठीक है। थ्योरी हाँ, सो उसमें